नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। ज्योग्राफी सीरीज़ में हम दो यूनिट कवर कर चुके थे। यूनिट 1 में हमने थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ा। उसके बाद हमने इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ा, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पढ़ा। इसके बाद अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर पढ़ेंगे। बेसिकली ये ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है अर्थ इंटीरियर, ये क्या है, जियोलॉजी का पार्ट है। लेकिन ज्योग्राफी में हम इसको इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं अर्थ के इंटीरियर में, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ की सरफेस पे। तो इसलिए हम क्या है, इसको पढ़ेंगे अर्थ इंटीरियर को। जैसे वोल्केनिसिटी हो गया या अर्थक्वेक आना, क्यों आते हैं अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन होती है, कौन कौन सी गैसेस आती है नीचे से, क्या क्या मटेरियल्स होते हैं वोल्केनो में, तो ये सब पढ़ेंगे और इससे ही पता लगाएंगे। और अर्थ के जो अर्थ हमारी कितनी लेयर हैं, किन किन लेयर से बना हुआ है, डेंसिटी कितनी है किस लेयर की, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर। बेसिकली इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3 पार्ट कैसे पढ़ेंगे, एक बार सिलेबस देख लेते हैं, मतलब सब टाइटल से देख लेते हैं कि हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। सब पार्ट्स तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे अर्थ इंटीरियर के बारे में। सोर्सेज विच प्रोवाइड नॉलेज अबाउट अर्थ इंटीरियर, कौन कौन से सोर्सेज है जिनकी हेल्प से हम अर्थ इंटीरियर पढ़ पाएंगे और कौन कौन सी नॉलेज प्रोवाइड करता है। जैसे आर्टिफिशियल सोर्सेज की बात की जाए तो डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर है। और जो थ्योरीज पढ़ी थी हमने ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड, वो भी क्या है, एविडेंस है। और नेचुरल सोर्सेज, वोल्केनो इरप्शन और सिस्मोलॉजी, ये मेन है दोनों, ये इम्पोर्टेंट है नेचुरल सोर्सेज। तो अर्थ इंटीरियर के बारे में कहाँ कहाँ से पता लगाएंगे हम, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर और जो थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अर्थ और नेचुरल सोर्सेज, ये इम्पोर्टेंट है। तो पार्ट 1 में हम क्या है, ये सब पढ़ेंगे यहाँ तक, ये पार्ट 1 में रहेगा। नेचुरल सोर्सेज हम पार्ट 2 में कवर करेंगे और पार्ट 3 में हम क्या कवर करेंगे, केमिकल कंपोजिशन एंड लेयरिंग सिस्टम ऑफ अर्थ। इसमें हम क्या, सियाल, सीमन, नीफे जो सुएस थे उनकी हाइपोथेसिस है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, क्रस्ट, मेंटल कोर, और देन कुछ फैक्ट्स और डेफिनेशंस देख लेंगे पार्ट 3 में। तो जो ये चैप्टर है ये हमारा 3 पार्ट में रहेगा। तो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अर्थ इंटीरियर। अगर अर्थ की बात की जाए तो ये क्या है, एक क्रस्ट होता है, इसमें 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये क्रस्ट, अपर लेयर क्या होती है, क्रस्ट होती है। मिडिल लेयर क्या है, मोटे तौर पर बता रहे हैं, ये मेंटल होती है। ये सब डिवाइडेड भी होती है लेकिन यहाँ सब डिवाइडेड नहीं करेंगे। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 लेयर होती हैं। तो जो ये हमारा क्रस्ट है ये अपर लेयर है, ये क्या है 35 किलोमीटर तक है। मीन्स इसमें भी क्रस्ट में भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अलग होती है, ओशियनिक क्रस्ट अलग होती है, दोनों की डेप्थ अलग अलग है। लेकिन हम देखा जाए तो एवरेज 35 किलोमीटर तक क्रस्ट की लेयर होती है। तो क्रस्ट की लेयर 35 किलोमीटर। और क्रस्ट और लिथोस्फीयर में अंतर क्या होता है, भूपर्पटी और स्थल मंडल में डिफरेंस क्या होगा। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है। क्रस्ट प्लस इसमें क्या है, जो विसियस पार्ट होता है अपर मेंटल का, वो भी इंक्लूड हो जाता है। लिथोस्फीयर की बात की जाए तो इसकी डेप्थ कितनी होती है, 100 किलोमीटर तक होती है। ये क्या है, ये क्रस्ट है और ये क्या है, विसियस विस्कस पार्ट है। किसका, विस्कस पार्ट है अपर मेंटल का। तो इससे मिलकर ही हमारा क्या है, लिथोस्फीयर बना है। ये पूरा क्या है, लिथोस्फीयर है। तो इसकी डेप्थ कितनी है, 100 किलोमीटर तक है। आई होप क्रस्ट और लिथोस्फीयर में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा।
अब एस्थेनोस्फेयर देख लेते हैं। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, देखिए ये वो जोन होता है लिथोस्फेयर के नीचे वाला जोन होता है। देखो ये क्या है हमारी, ये क्या है, क्रस्ट वाला पार्ट है, ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशियनिक क्रस्ट है। ओशियनिक क्रस्ट पे क्या है, पानी है। और तो क्रस्ट की डेप्थ देखी जाए तो ये 35 किलोमीटर तक है प्रोक्स। तो इसके बाद क्या है, कुछ विस्कस पार्ट होता है, विस्कस पार्ट अपर मेंटल का, ये विस्कस पार्ट है अपर मेंटल का। तो ये क्या है 100 किलोमीटर तक होता है, इसको बोल देते हैं लिथोस्फेयर। देन इसके बाद क्या होता है, इसके नीचे जो भी लेयर होती है मेंटल की, ये लिथोस्फेयर के नीचे है, ये क्या है 100 से लेके 700 किलोमीटर तक है। 100 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर, इसको क्या बोल देते हैं, एस्थेनोस्फेयर बोल देते हैं, एस्थेनोस्फेयर। ये लिथोस्फेयर के नीचे होता है। ये क्या होता है, हॉटर होता है एज कंपेयर टू लिथोस्फेयर, और फ्लूइड होता है। ये गाढ़ा बताया था कि ये तो सॉलिड ही होता है, ये सारा सॉलिड होता है, ये फ्लूइड पाया जाता है। यहाँ पर लिक्विड पार्ट होता है। जो हमारा क्या है वोल्केनो इरप्शन होता है, तो ये जो मैग्मा चैम्बर है, बेनी ऑफ जोन है, ये सब इसी में पाए जाते हैं। तो यहाँ से ही क्या है कन्वेक्शन करंट जनरेट होते हैं। कन्वेक्शन करंट कहाँ से जनरेट होते हैं, ये भी एस्थेनोस्फेयर से ही जनरेट होते हैं। तो कन्वेक्शन करंट अभी आगे चल के हम डिटेल में बताएंगे। तो ये रहा हमारा एस्थेनोस्फेयर, आई होप क्लियर हुआ होगा। जोन ऑफ अर्थ विचला, ये लिथोस्फेयर के नीचे वाला जोन है, और ये क्या है हॉटर है किससे, लिथोस्फेयर से, और मोर फ्लूइड है लिथोस्फेयर। कन्वेक्शन करंट यहीं जनरेट होते हैं, और इसकी डेप्थ कितनी है 100 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर तक। तो ये एस्थेनोस्फेयर है। तो अब तक आपको क्रस्ट, लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर में डिफरेंस पता लग गया होगा कि क्या क्या होता है। तो क्रस्ट 35 किलोमीटर तक, ये 100 किलोमीटर तक, ये 100 से 700 किलोमीटर तक। तो एक क्वेश्चन है, अगर हम पूछें आपसे कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ने की, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर क्यों पढ़ेंगे हम, ये तो जियोलॉजी में पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी में क्यों पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हमने बताया है क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि अर्थ पर जितनी भी, अर्थ सरफेस पर जितने भी रिलीफ फीचर्स बन रहे हैं, ये क्या है अर्थ सरफेस है, इस पर जितने भी रिलीफ फीचर्स बन रहे हैं, वेदर इट इज माउंटेन, प्लेट्यू, और ये डिपेंड करते हैं किस पर, नेचर, मैकेनिज्म और मैग्नीट्यूड। जो भी एंडोजेनेटिक फोर्स जनरेट हो रही है इसके नीचे से, तो एंडोजेनेटिक फोर्स पर डिपेंड करेगा ये। अगर ये फास्ट है एंडोजेनेटिक फोर्स, यहाँ से तेज फोर्स लगी तो रिएक्शन भी तेज होगा। तो जैसे हमारा माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस चला था कि माउंटेन बिल्डिंग कैसे हुई, तो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। वोल्केनो इरप्शन होता है, कहीं पर क्या है कि 2 तरह का होता है, ये भी पढ़ाएंगे आगे चल के आपको कि कब लावा तेजी से निकलता है और कब स्लो प्रोसेस में होता है। तो डिपेंड करता है ये जो फोर्स जनरेट हो रही है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस। सेकंड पॉइंट देखें तो स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर किस में हेल्प करती है, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, वोल्केनो इरप्शन क्यों होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स, इन सब में क्या है हेल्प करती है कौन, अर्थ इंटीरियर। अर्थ के नीचे वेव्स जो जनरेट होती हैं ये यहाँ से आती हैं और यहाँ पर शेक कर देती हैं अर्थ सरफेस को, तो ये क्या है अर्थक्वेक आता है। जब मैग्मा नीचे से आता है ऊपर, तो यहाँ पर क्या है वोल्केनो इरप्शन होता है। तो ये सब डिपेंड करता है अर्थ इंटीरियर पर ही। देन स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर हेल्प करता है किसमें,
जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वेरियस सोलर सिस्टम के, उनको रीड आउट करने में, समझने में। क्यों? क्योंकि हमने अर्थ का अगर इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो बाकी प्लैनेट्स वगैरह का भी हम समझ लेंगे। क्योंकि हमने जब ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ाया था तो बताया था कि सारे प्लैनेट एक साथ ही बने थे। तो अगर हमने इंटीरियर अर्थ का पढ़ा तो हम मार्स का भी समझ सकते हैं, जुपिटर का भी समझ सकते हैं, तो हेल्प करेगा ये इसमें। तो स्टडी ऑफ अर्थ्स इंटीरियर हेल्प करता है किसमें? इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में, कि एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन सी गैसेस थी पहले, अब बाद में कौन कौन सी गैसेस हैं, ये सब इसमें हेल्प करेगा। डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन में भी हेल्प करेगा कि कितना नीचे आप खोदोगे तो कौन कौन से मिनरल मिलेंगे। तो ये चीज़ें हम अर्थ इंटीरियर की हेल्प से समझ सकते हैं। सोर्सेज कौन कौन से हैं जो जिनसे हम पढ़ सकते हैं इसको, अर्थ इंटीरियर को? सोर्सेज विच प्रोवाइड एविडेंस अबाउट अर्थ इंटीरियर। पहले देखा जाए तो आर्टिफिशियल सोर्सेज में हम डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर पढ़ेंगे। देन कुछ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, थ्योरीज। जो हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ी, प्लेटिसिमल हाइपोथेसिस किसकी थी? ये चैम्बरलिन की थी। टाइडल हाइपोथेसिस पढ़ी थी, नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ी थी हमने, ये नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। टाइडल हाइपोथेसिस पढ़ी थी हमने जेम्स जीन्स की, फिर मॉडिफाइड किया था इसको जेफरे ने। तो ये सब पढ़े थे ना हमने। तो यहाँ बेसिकली फिर से नहीं पढ़ेंगे, बस देख लेंगे कि क्या क्या इन्होंने बताया था। देन फिर हम नेचुरल सोर्सेज पढ़ेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेचुरल सोर्सेज। उसमें वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज से। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज में पहले डेंसिटी ही देख लेते हैं। डेंसिटी की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर मास किसी भी चीज़ का ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी किसके? मास के। लेकिन वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एवरेज डेंसिटी की बात की जाए अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट की, हमने बताया 3 पार्ट में, तो क्रस्ट वाले पार्ट की एवरेज डेंसिटी देखी जाए तो कितनी है? 2.8 है। 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट है किसकी? डेंसिटी की। तो 2.8 है हम। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हम यूनिट नहीं लिखेंगे, तो यही देखो 2.8 है और 5.5 है। तो इससे पता लगा सकते हैं जो कोर होगा वो क्या होगा? डेंस मटेरियल से बना होगा। डेंस मटेरियल मतलब भारी, उनका मास क्या होगा? ज़्यादा होगा। भारी होंगे, वो भारी होंगे तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। जब एवरेज 5.5 है और क्रस्ट की 2.8 है तो ऑटोमेटिकली इसकी कोर की ज़्यादा ही डेंसिटी होगी। तो अर्थ का जो इंटीरियर है वो जो कोर वाला एरिया है वो डेंसर मटेरियल से बना हुआ होगा। तो कितनी डेंसिटी है कोर की? 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे हम बता सकते हैं कि कोर की जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट है। तो अर्थ का कोर है वो क्या है? भारी मटेरियल से बना हुआ है, मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि मास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डेंसिटी के, या डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो बात एक ही है, ठीक है। तो डेंसिटी हमने कवर किया। अब क्या है? प्रेशर देखते हैं। प्रेशर पे चलने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है, अराइज होता है यहाँ पर। वो क्वेश्चन क्या है? क्या रीजन है वो? व्हाट इज द रीजन फॉर वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी ऑफ द कोर? कोर की इतनी डेंसिटी क्यों है? ये तो हमने देख ली कितनी है, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एवरेज कितनी है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी।
और जो हमारा क्रस्ट वाला एरिया है उसकी कितनी थी 2.8 ग्राम। लेकिन यहाँ पर कोर की जो है व्हाट इज द रीजन फॉर वेरी हाई डेंसिटी ऑफ द कोर, क्या रीजन है इसके पीछे? तो पहले क्या है, प्रीवियसली मान लेते थे कि जितना प्रेशर लगेगा चीज पर उतना ही ज़्यादा, जितना अंदर प्रेशर, यहाँ पर क्या प्रेशर सबसे ज़्यादा लग रहा है तो इसकी डेंसिटी सबसे ही ज़्यादा होगी। तो पहले तो ये माना जाता था डेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। तो जितना आपने प्रेशर लगाया तो उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होगी। मान लो ये बॉक्स है, ये इसके ऊपर बॉक्स है, ये इसके ऊपर बॉक्स है, आप यहाँ प्रेशर लगा रहे हो तो प्रेशर क्या है, पहले इसका प्रेशर इस पे लगा, इसका इस पे लगा, तो इस पर तो डबल मतलब ट्रिपल प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर यहाँ पर क्या है, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, जितना आप दबाओगे चीज़ों को उतनी ही डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो पहले ये माना जाता था कि जो कोर की डेंसिटी है इतना ज़्यादा किसकी वजह से, हाई प्रेशर की वजह से। जो ओवरलाइंग रॉक्स पर प्रेशर लगता है, जो ऊपर के रॉक्स हैं, ये ऊपर के रॉक्स हैं, ये क्या है यहाँ प्रेशर लगाते हैं, ये यहाँ लगाते हैं, तो जो कोर है इसका डेंसिटी ज़्यादा होगी ये, ठीक है। लेकिन सॉरी, ये इन्फ्रेंस रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की क्या है एक लिमिट होती है। सपोज करो कोई ये रॉक है, आप इस पर कितना भी प्रेशर लगा लो, एक हद तक जाकर ये क्या है फिर बढ़ेगी नहीं इसकी डेंसिटी। क्यों? किसी भी चीज़ की लिमिट होती है। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप एक क्या है स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसको खींच रहे हो दोनों तरफ से, तो एक हद तक जाकर ये क्या है फिर छोड़ देगी, मतलब पूरी खिंच जाएगी, उसके बाद खिंचेगी ही नहीं, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होती है। तो यहाँ पर क्या है, रॉक का क्या है क्रिटिकल लिमिट होगी, इसके बाद इसकी डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, इंक्रीज नहीं होगी, तो इसके बाद प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो इससे क्या पता लगता है, तो ये रिवील करता है कोर जो है वो किससे बना हुआ है, हैवी मटेरियल से, ठीक है। तो प्रेशर आप कितना भी लगा लीजिए उससे ज़रूरी नहीं, जो हमारा कोर है वो किससे बना हुआ है, हैवी मटेरियल, आयरन और निकल से। तो मास ज़्यादा होता है, इनका मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये इन्फ्रेंस वैलिडेट हो गया है कहाँ पर, जियोसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये हम कब पढ़ेंगे, जब जियो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ अगर इसको पढ़ने लगे तो इसी में बहुत टाइम चला जाएगा। अब चलते हैं टेम्परेचर की तरफ। अभी हमने क्या डेंसिटी पढ़ा, प्रेशर पढ़ा, अब क्या है टेम्परेचर पढ़ते हैं। देखिए अगर हम ये अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस से जितना नीचे जाएंगे, मतलब 32 मीटर जाने पर क्या है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये क्या होता है, इंक्रीज होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन मिली है हमें, माइंस खोदे हमने, डीप वेल खोदे हैं, वहाँ से पता लगा है कि 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। जो हमारी अर्थ है, अर्थ इंटीरियर है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है कहीं कम बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एक साथ पूरे पे अप्लाई हो रहा है, 32 मीटर नीचे जाओ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये क्या है, अगर 0 से 30 किलोमीटर तक जाओगे तो 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। अगर 2900 किलोमीटर तक जाओगे तो 3700 डिग्री तक हो जाएगा। 3200 से जाओगे 4300 और 63 71 तक 5200 डिग्री होगा। तो ये अनइक्वल है, यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये 1371 क्या है, ये हमारी अर्थ की रेडियस है, ये भी आप याद रख सकते हो, ये रेडियस है। और रेडियस डायमीटर की बात की जाए तो ये रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर कितनी हो जाएगी, अर्थ की डायमीटर पूछ लिया जाए तो 2 × 6371 12742।
तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं होता, अनइक्वल होता है। जितना आप नीचे जाओगे अलग जगह पर अलग होगा। तो अगर पूछा जाए तो ये जनरेशन हीट का कैसे हुआ अर्थ के इंटीरियर में, और ट्रांसफ़र कैसे करती है जो ये हीट है अर्थ के इंटीरियर से। पहली बात तो ये जनरेट कैसे होती है जो हीट अर्थ के इंटीरियर में, देन इसके बाद ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो अब ये पढ़ते हैं हम। तो दो सोर्सेस है जो अर्थ सरफेस हमारा क्या है रिसीव करता है हीट को। एक तो सोर्स हो गया सन, सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट जो भी अर्थ सरफेस पे आती है। और सेकंड वन इज़ इंटीरियर पार्ट जो कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। तो जो सन है ये क्या है डेनुडेशनल प्रोसेस करता है। डेनुडेशनल प्रोसेस मतलब जैसे माउंटेन है या फिर यहाँ पर क्या है ओशियन है, तो ये क्या है यहाँ पर माउंटेन का क्षय करेगा, इरोजनल प्रोसेस और डिपोजिशनल ये सब इसी में आ जाती है। और जो इंटीरियर पार्ट है वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में काम आता है। जैसे यहाँ से अर्थ इंटीरियर से लावा मैग्मा लावा बाहर निकला तो ये क्या करेगा माउंटेन बना देगा। तो ये क्या है कंस्ट्रक्टिव वर्क करता है। तो अर्थ के अंदर की हीट के बारे में पढ़ेंगे तो कैसे जनरेट होती है। ये जनरेट होती है जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव मिनरल्स। एग्जाम्पल के लिए थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया। तो ये जब डिके करते हैं, ये जब रेडियो एक्टिव मिनरल्स जब डिके करेंगे या डिसइंटीग्रेट करेंगे तो इनसे क्या है हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। तो वही हीट क्या है अर्थ के इंटीरियर में जनरेट होती है। तो हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज जनरेटेड थ्रू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स। और दूसरा रीजन है कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटी फोर्स इनटू थर्मल एनर्जी। ये दो रीजन है जो अर्थ के इंटीरियर में क्या है हीट जनरेट करते हैं। तो रेडियो एक्टिव हीट हमने बता दिया है कैसे जनरेट होती है। जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं उनका डिके होता है। तो मेनली क्या है चार है K40 TH 232 U 235 U 238। तो यही सोर्स है इसका किसका रेडियो एक्टिव हीट का जो अर्थ के इंटीरियर में हीट बनती है। तो कौन कौन से होते हैं थोरियम यूरेनियम, मेनली यही दो होते हैं। जब ये डिके करते हैं तो क्या है हीट जनरेट होती है अर्थ के इंटीरियर में। तो ये इतना समझ आ गया होगा अर्थ के इंटीरियर का क्या रीज़न है डिके होना है, और दूसरा रीज़न है ग्रेविटी फोर्स का थर्मल एनर्जी में बदलना। अब फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कैसे फ्लो करती है, जनरेट का तो पता लग गया। दो रीज़न है अर्थ के इंटीरियर में, एक तो ग्रेविटी फोर्स का थर्मल एनर्जी में बनना और सेकंड वन इज डिसइंटीग्रेशन एंड डिके ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होगी, जैसे मान लो ये जनरेट होगी, अब ट्रांसफ़र कैसे होगी आउटर पार्ट में कैसे आएगी। तो तीन चीज़ों से पढ़ेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अगर रॉक्स की बात की जाए तो ये क्या है पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो ये हीट ट्रांसफ़र होती है रॉक्स में जो 10 मीटर तक अगर हीट ट्रांसफ़र करनी है तो इसमें 3 साल लग जाएंगे। तो अगर अर्थ की रेडियस की बात की जाए तो कितनी है, अभी हमने देखा था 6761 किलोमीटर। तो अब तक तो ये क्या है हीट ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाती अगर इतना तो कंडक्शन ही क्या है एकमात्र नहीं है जिससे क्या है हीट ट्रांसफ़र होती है, कन्वेक्शन और रेडिएशन भी है। तो ये देखेंगे हम। बात की जाए कंडक्शन की, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये क्या है हीट का ट्रांसफ़र होता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द होटर रीजन, फ्रॉम द होटर रीजन या होटर एंड टू कोल्डर एंड।
सपोज करो ये क्या है, बर्नर है, एक बर्नर है। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक रोड लगाई है, चिमटा ले लिया, रोड ले ली। तो इसको यहाँ पर क्या है, इस पर लगाया तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, हीट जनरेट हुई। अब ये जो हीट है ये हॉट रीजन से कहाँ ट्रांसफर होगी, कोल्ड रीजन की तरफ, जो ही आपने पकड़ा हुआ था। अब ये क्या है, एक कुछ टाइम बाद ये आपको गर्म लगने लगे, क्योंकि जो ये हीट है ये ट्रांसफर हुई है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो जो कंडक्शन प्रोसेस है वो किस में होती है, सॉलिड पार्टिकल्स में, मतलब सॉलिड एलिमेंट, जितने भी सॉलिड चीज़ें हैं उसमें ट्रांसफ़र होती है। तो रॉक्स जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं ईंट के। और ये हमने बताया 10 मीटर अगर रॉक है तो इसको ट्रांसफ़र करने में, हीट ट्रांसफ़र करने में कितने 3 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाते हैं। तो अगर कंडक्शन से ही, कंडक्शन ही अकेला मैकेनिज्म होता कूल करने के लिए अर्थ को, तो क्या है बहुत टाइम लग, अब तक ठंडी नहीं हो पाती हमारी अर्थ। तो इफ वी टेक द कंडक्शन एज द ओनली मैकेनिज्म ऑफ द कूलिंग ऑफ द हीट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 400 किलोमीटर वुड हैव नॉट रीच द अर्थ सरफेस टिल नाउ। अब तक 400 किलोमीटर तक भी हीट नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए हम अदर जो कंडक्शन के अलावा है, कन्वेक्शन और रेडिएशन, वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी मैकेनिज्म होते हैं किसके, कूलिंग ऑफ द अर्थ के। तो कंडक्शन के बाद क्या है, कन्वेक्शन देखते हैं। अब कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ हीट, जैसे उसमें सॉलिड में होती थी, इसमें किस में होगी, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसकी वजह से, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। वो सॉलिड में था, सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, एक इधर हीट हो रहे थे तो इधर मूव कर रहा था। तो इसमें क्या है, फ्लूइड में होता है, इसमें एयर भी आ सकता है, वाटर भी आ सकता है, अदर फ्लूइड्स भी आ सकते हैं। तो अर्थ में जो ग्रेजुअल फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू इट्स आउटर पार्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। देखिए भगोना है, कोई एक बर्नर है, फिर से बर्नर पे क्या है, एक भगोना है, इसमें पानी उबल रहा है। आप पानी उबाल रहे, तो उबाल कब आता है, जब सारे देखो, जब नीचे के गर्म पार्टिकल्स क्या हैं ऊपर की तरफ जाएंगे और ठंडे पार्टिकल्स क्या हैं नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये एक साइकिल बन जाता है, हॉट वाटर राइज करता है, कोल्ड वाटर सिंक करता है। तो जब तक सारे पार्टिकल्स क्या है गर्म नहीं हो जाएंगे तब तक उबाल नहीं आता पानी में। तो यही फ्लो चलता है इसमें, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन। हॉट पार्टिकल्स, जो हॉट पार्टिकल्स है उनका ऊपर जाना और कोल्ड पार्टिकल्स का नीचे आना। कन्वेक्शन करंट भी अर्थ में ऐसे ही बनता है, वो अभी दिखाते हैं। तो सिंकिंग ऑफ कोल्ड एंड सिंकिंग ऑफ राइजिंग ऑफ वार्म मटेरियल इन द मेंटल। तो मेंटल में क्या है, जो कोल्ड मटेरियल्स है वो नीचे की तरफ जाते हैं और हॉट क्या है ऊपर की तरफ जाते हैं। यही एक क्या है लूप बना देता है, लूप या साइकिल, ये क्या है साइकिल बना देता है। तो इसी से क्या है कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है। कन्वेक्शन करंट द कंटिन्यूस लूप ऑफ, जो अभी लूप दिखाया था, लूप ऑफ सिंकिंग हॉट। तो हॉट क्या है नीचे जाएगा और जो कोल्ड है वो ऊपर जाएगा सॉफ्ट रॉक्स का। तो इसी से क्या है ट्रांसफर होती है एनर्जी, कहाँ, एस्थेनोस्फीयर में। जो एस्थेनोस्फीयर पढ़ाया था हमने 100 से 700 किलोमीटर तक, ये एस्थेनोस्फीयर। तो यहाँ पर ही कन्वेक्शन करंट बनते हैं। कन्वेक्शन करंट जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे ना वहाँ पर इसका काम आएगा, इसलिए याद रखना प्लेट टेक्टोनिक्स में। और या माउंटेन बिल्डिंग पढ़ेंगे तब भी इसका यूज़ आएगा।
तो इसलिए कन्वेक्शन करंट को आप याद रखिए माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में भी। अब थर्ड वन इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यहां लिख देते हैं रेडिएशन। देखिए कंडक्शन में क्या था? सॉलिड में था, कन्वेक्शन में फ्लूइड वाले उसमें था, मीडियम में। रेडिएशन में क्या होता है? ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये क्या है? इसमें ट्रांसफर होती है किसकी फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में। तो ये तीनों चीजें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन समझ आ गई होंगी। कंडक्शन में सॉलिड और कन्वेक्शन में फ्लूइड, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, और इसमें क्या है? वेव्स की फॉर्म में। तो तीनों समझ आए होंगे आपको। तो रेडिएशन क्या है? इस बहुत कम क्या है? परफॉर्म करता है इसमें। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स इट आउटर पार्ट में नॉट ऑल्सो बी इफेक्टिवली परफॉर्म्ड बाय रेडिएशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ आर ओपेक। क्योंकि जो जितने भी अर्थ के अंदर मिनरल्स है वो क्या है? ओपेक है। वेव्स की फॉर्म में मतलब ट्रांसफर नहीं हो पाती, इतना इम्पैक्ट नहीं है रेडिएशन का। ज़्यादा किसका है? कन्वेक्शन का है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन का है। तो कन्वेक्शन करंट याद रखना आप। तो सच मटेरियल कैन नॉट इफेक्टिवली ट्रांसफर और लॉस हीट थ्रू रेडिएशन, क्योंकि ये मेनली वेव्स की फॉर्म में काम करती है। और अंदर जो पार्टिकल्स है या एलिमेंट्स है, मिनरल्स हैं, वो क्या है? ओपेक है, इसलिए कम इम्पैक्ट है इसका। एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, जियोथर्मल ग्रेडियंट। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीज डेप्थ। यह भी हमने बताया था कि 32 मीटर जाने पर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है, जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे आप वैसे वैसे क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा। तो जो अर्थ का जियो थर्मल ग्रेडियंट है वो कितना है? 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। ये याद रखना, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या है? यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? ये यूनिफॉर्म नहीं है, अलग जगह पर अलग अलग है। तो इसके जस्ट आपने नॉर्मल लैप्स रेट भी पढ़ा होगा। नॉर्मल लैप्स रेट ये क्या होता है? इसमें क्या है? आप अर्थ के जितने इंटीरियर में जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। नॉर्मल लैप्स रेट में इसका रिवर्स होता है। आप 1 किलोमीटर जैसे ऊपर जाओगे, 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे जितना, तो कितना 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होता जाता है। तो ये क्लाइमेटोलॉजी में काम आएगा, नॉर्मल लैप्स रेट ज़्यादा, जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे हम। तो जो अर्थ का ग्रेडियंट है, थर्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसके अंदर लिथोस्फेयर के विद इन द लिथोस्फेयर वेरी करता है। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। ग्रेडियंट्स लोअर कहाँ होता है? जो सेंट्रल पार्ट्स होते हैं किसके? कॉन्टिनेंट्स के। और हायर कहाँ होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट जहाँ प्लेट कोलाइड करती हैं या बाउंड्रीज पर। तो यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है यहाँ हायर है और यहाँ पर क्या है? कम है, क्योंकि जो हमने लूप बताया था ना कन्वेक्शन करंट का, वो भी यहाँ इम्पैक्ट डालता है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। सेंट्रल पार्ट में कम होता है जियोथर्मल ग्रेडियंट, और जो मार्जिन्स होते हैं प्लेट्स के वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये हमने देख लिया अर्थ सरफेस क्या है? रिसीव करता है हीट 2 सोर्सेज से। एक तो सन से, जब हमने सन पढ़ाया था तब बताया था डिटेल में, और एक करता है अब जो चल रहा है इंटीरियर पार्ट। तो उसके बाद जो हीट रिसीव करता है, हीट रिसीव्ड फ्रॉम दीज 2 सोर्सेज अल्टीमेटली सेंड इनटू द स्पेस। जो भी हीट है वो कहाँ चली जाती है? फिर स्पेस में। तो सोलर हीट से हमने बताया डेनुडेशनल प्रोसेस होती है, और इंटरनल प्रोसेस से क्या है? कंस्ट्रक्टिव वर्क होते हैं। जैसे
डेनुडेशनल प्रोसेस होती है और इससे कंस्ट्रक्टिव वर्क होते हैं, जैसे माउंटेन का बनना, प्लेट्यू का बनना, फोल्ड्स का बनना, वोल्केनिसिटी, सिस्मिक इवेंट्स या अदर टेक्टोनिक इवेंट्स, ये सब क्या है, इंटीरियर या इंटरनल हीट जो है अर्थ की, उसकी हेल्प से बनते हैं। इन रिएक्शन द अर्थ इंटरनल हीट इंजन बुल्ड्स माउंटेन, ये बता दिया कि माउंटेन प्लेट्यू वगैरह बनते हैं। एंड इट्स एक्सटर्नल हीट इंजन, सन इनको क्या है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, ये क्या है, इरोजनल वर्क वगैरह करता है। ये एक बनाता है और एक डिस्ट्रॉय करता है, तो समझ लेना है। अब एविडेंस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ देख लेते हैं। वैसे तो हमने ये हाइपोथेसिस और थ्योरीज पढ़ लिए, तो अगर ये थ्योरीज पढ़ी थी हमने या हाइपोथेसिस, वहाँ एक ही बात पता लग रही थी कि जो हमारी अर्थ है वो किससे बनी है, या तो सॉलिड से या गैस से या फिर लिक्विड से। ये तीनों चीज़ सॉलिड लिक्विड या गैस से बनी हुई है। तो प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस जो चैम्बरलिन की थी, उन्होंने क्या बोला कि जो कोर ऑफ द अर्थ है वो किससे बना हुआ, सॉलिड से। टाइडल हाइपोथेसिस में बोला गया था कोर जो है वो अर्थ का लिक्विड है। नेबुलर हाइपोथेसिस में भी लिक्विड बताया था। और जेफराइड्स एंड रिटर ने क्या है बोला, कोर ऑफ द अर्थ किस में है, गैसियस में। ये तो हो ही नहीं सकता गैसियस में, तो या तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा। तो दो पॉसिबिलिटी होती है, आइदर द कोर में बी इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किसकी हेल्प से करेंगे हम, एविडेंस ऑफ सिस्मोलॉजी की हेल्प से करेंगे। तो आज हमने ये पढ़ा है इतना सब। इसमें आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी। इसमें हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा, क्रस्ट लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने सोर्सेज देखे, सोर्सेज में हमने आर्टिफिशियल सोर्सेज देखे हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज में हमने डेंसिटी देखी, टेम्परेचर देखा और प्रेशर देखा। देन इसके बाद हमने क्या है, जो हीट जनरेट कैसे होती है, कैसे ट्रांसफ़र होती है, ये सब देखा। ट्रांसफ़र किन की हेल्प से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये सब देखा। देन इसके बाद हमने क्या है, एविडेंस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ा। कौन कौन सी थ्योरी ने, किसने सॉलिड बोला अर्थ के कोर को, किसने लिक्विड बोला, किसने गैस से बोला। तो ये सब हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है, नेचुरल सोर्सेज देखेंगे। नेचुरल सोर्सेज विच प्रोवाइड नॉलेज अबाउट अर्थ इंटीरियर। वो कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज, वोल्केनिक इरप्शन की हेल्प से और फिर सिस्मोलॉजी की हेल्प से। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।